अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। दोस्तों, हमारे चैनल SRN रजू नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए चलिए आज के नए कहानी की तरफ चलते हैं। आज के कहानी का नाम है पुष की रात। इस कहानी का लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र जी। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाखों जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपये है, दे दो तो कम्बल कहाँ से आएगा। माघ पूछ की रात हार में कैसे कटेगी। उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूरा पुष सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ छमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों से मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम के झूठ सिद्ध करता था उस स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खरात दे देगा तो कंबल आएगा, न जान कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आते। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज तो हो, बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपया न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उनकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किससे खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी को धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसे में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहे हो। उसकी मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी के कुकू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्यों ले आए थे। अब क्यों ठंड में क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने बड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यही राढ़ पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ ली आ रही है। उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, किस तरह रात को कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूँ। यह खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिफाफा, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है। हाँ जाड़ा, मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुआ आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजों को घुटनियों पर रख दिया और मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो जाए सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तर न रहा गया, उसने
जबरा को धीरे से उठाया और उसका सिर को थपथपाकर उसे अपना गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले न लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसे आज इसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वह झटपट उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकाकर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत ही फौरन दौड़ता करते हुए उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा में और गुजरा। रात ने शीत को हवा से धधकारा और शुरू हुआ। हल्कू उस बैठ और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी न चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बागों में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियों बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखा तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। उसके पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलझता हुआ उबला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरते हैं। टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरू ने कू कू भौंककर कहकर सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप टिपक रहे थे। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई अब जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरू को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बठारने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूकर भागने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उन्हें दोहर उतारकर बगल में दबा लिया, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा। तेरी जी में आए सोकर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही? जबरा ने कहा, मानो अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंडी क्यों आते? जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करे, देखो कौन निकल जाता है। अगर जल गए तो मैं दवा न करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी इतनी सही नहीं है, ऊपर से कूदकर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा।
हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर-चर सुनाई देने लगी। उसके दिल में ने कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में कैसे आ सकता है? नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा था। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वो अपने आप को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे दधिया हुआ बैठा था। इस जाड़े में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसके ज़ोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो। जबरा फिर भौंकने उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती है, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डाले हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस के ऐसा ठंडा चुभने लगा, बिच्छू के डंक जैसा, कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास बैठ गया और आँख को कुदेरने अपने ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ कर नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी की राह थी कि क्या आज सोते ही रहेंगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा कोई भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मरैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता। दोनों फिर खेत के डंड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मरैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख ही रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने खुश होकर कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।